बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहरहाल इस वक्त एक मरतबा फिर 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त तो मौजूद है ही, लेकिन ये बात भी रोज़े रोशन की तरह दुनिया पर तो आया है ही, लेकिन मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के रहने वाले अवाम पाकिस्तान पर भी आया होनी चाहिए कि इस वक्त मुल्क में दहशत गर्दी का जो इफरीत है उससे निपटने के लिए मिन हैसुल कौम हमें यकजा होने की बहरहाल ज़रूरत है। जो इख्तियारात में तौफीज़ हुई है या इख्तियारात या ओहदे मिले हैं इस नई आईनी तरमीम के बाद, इस पर बड़ी बात हो रही है। मुझे कह लेने दीजिए, हो सकता है कि आपको कुछ लोग नापसंद हों या आप कुछ शख्सियात के बारे में अपनी राय रखती हों, वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब मुमलिकत की बात आती है, जब मुल्कों के क़याम और उसके वजूद की बात आती है, रियासत को मुस्तहकम करने की ज़रूरत पेश होती है, तो ज़ाहिर है हुकूमतें और रियासतें बड़े किस्म के फ़ैसले लेती हैं। उन्हीं में से ये एक फ़ैसला हमारे सामने आ चुका है और अब हमें इसको तस्लीम करना है और ये एक बेहतर अमल है और हम पेशकदमी कर रहे हैं अपने बेहतर मुस्तकबिल की जानिब। लेकिन ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे सवालात हैं और मैं बुनियादी तौर पर जो सवाल आज करना चाहती हूँ वो ये कि एक जानिब आईनी तरमीम है जिस पर चेमगोइयाँ जारी हैं, जो ओहदे हैं उन पर चेमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि वाना के अंदर जो कैडेट्स हैं उनके साथ जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, क्या वो मेरे और आपके घर के बच्चे नहीं थे? दूसरा अहम सवाल, जो कचहरी के अंदर, इस्लामाबाद कचहरी के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया और आज जो स्टेटमेंट आया है, एतराफ़ी बयान आया है दहशतगर्द का, हैंडलर का, इसका क्या मकसद है कि बहुत दिनों से तो शायद हम ये कह रहे थे कि दहशतगर्दी एक मरतबा फिर सर उठा रही है, दस्तक दे रही है, लेकिन अब ये घर में दाखिल हो चुकी है। वजीर दिफा ने कहा था कि अगर इस्लामाबाद पर हमला होता है तो इसका वाज़ेह सबूत यह है कि काबुल किसी तरह की मफाहमत के मूड में नहीं है, क्योंकि कतर वाले जो आखिरी, इस्तांबुल वाले जो आखिरी डायलॉग हुआ उसमें डेडलॉक का पूरा सेहरा अफगानिस्तान के सर जाता है। लेकिन जाहिर है मुझसे बेहतर बात करने के लिए, मशरकी और मगरबी महाजों के चैलेंजेस को हमें समझाने के लिए आज कुछ अहम शख्सियात हैं जिनको हमने जहमत दी है। सीनियर तज्जियाकार हैं, शख्सियत हैं और बड़ा डिफरेंट एनालिसिस हम तक पहुंचाते हैं। अली चिश्ती बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में हैं। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कि आप तशरीफ लेकर आए हैं और हम आपसे आज जरा गुफ्तगू करेंगे अहम मौज़ूआत पर। हासन खान है, माहिर अफगान उमूर है, उनको हमने जहमत दी है, जरा उनसे भी तफसीलात लेंगे कि अफगानिस्तान तिजारत के मामले पर बड़ी बात कर रहा है, तो ये कौन से कॉरिडोर से बायलैटरल चाहता है? अगर किसी और मुमालिक से तिजारत करना तो कैसे मुमकिन होगा? और दूसरा ये कि पाकिस्तान से जो तिजारती सरगर्मियां हैं उसमें इस वक्त तक अफगानिस्तान को कितना नुकसान हुआ है? हारिस अजमत माहिर कानून है, उनसे भी हमने वक्त लिया है, उनसे भी जरा बात करेंगे। हारिस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। अली, गुफ्तगू का आगाज आपसे ही करेंगे। ये फरमाइए कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ये जो ओहदा है और आर्टिकल 243 के ऊपर अब बहुत ज्यादा बात हो रही है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आ रहे थे, मैंने उस वक्त बहुत सारे लोगों से कैटेगोरिकली पूछा कि क्या 243 से तो आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि वाकईतन क्या लोग इख्तियारात या रैंक्स को लेकर तशवीश का शिकार है, और अगर हैं तो क्यों है? मैं लोगों के बारे में क्या तबसरा करूं, लेकिन देखिए आपको समझने की ज़रूरत है कि जिस CDS और ये जो हमारे पास तरमीम हुई, इसका मकसद कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ है। चैलेंजेस बहुत बड़े और ये जो सर्विस सेंट्रिक हमारी जो फ़ौज थी अब वो थ्रेट सेंट्रिक है, क्योंकि हमारे पास तो मैं कहूँगा सर्विस सेंट्रिक से थ्रेट सेंट्रिक पे जा रहे हैं। थ्रेट्स हमारे पास अब 2 फ्रंट है, ऑफ कोर्स है। हिंदुस्तान से आपने एक जंग लड़ी और जीती, और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सी है वो अफगानिस्तान में खोल दी गई है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमसे नहीं लड़ सकते। तो थ्रेट्स बहुत बड़े हैं। फिर पाकिस्तान के पास एक उससे बड़ा मिशन, आपको पता है कि ईरान से हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। हम गज़ा में फोर्सेस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो हमारी डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, और भी दूसरे मुल्कों से हमारे डिफेंस एग्रीमेंट आ रहे हैं। देखिए कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है फॉर द नेक्स्ट 5 or 6 years, नॉट जस्ट इन इकोनॉमी बट हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, जो कि आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, मालदीव में देख रहे हैं, जॉइंट चीफ गए हमारे और दूसरे ममालिक गए, तो ये हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी अलग है। तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है वो ही कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमी है और कंटिन्यूटी ऑफ गुड रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, जिसमें रिफॉर्म्स में 2 से 3 में आपको अगर 2 मिनट दे दें, थोड़ा टेक्निकल है, मैं समझाना चाहूँगा थोड़ा डम डाउन करके कि पाकिस्तान ने आपने देखा कि इस वॉर के बाद जो है वो हिंदुस्तान की वॉर के बाद रॉकेट फोर्स का ऐलान किया, जो कि उसकी इंडक्शंस होंगी कि यानी कि बटालियन और उसे लेवल पे आपको एक रॉकेट फोर्स होगी, उसकी इंडक्शन किस तरह से होगी। फिर नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर्स खुल रहे हैं
क्या है नेशनल इंटेलिजेंस, जो हमारी 35 या 40 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अब एक जगह बैठने जा रही हैं, रियल टाइम इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ताकि जैसे कि इस्लामाबाद जैसा वाकया ना हो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमारी इनकॉम्पिटेंस नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर, जनरल मलिक जो आईएसआई चीफ है हमारे, उनकी जो कंटिन्यूएशन है वो इसीलिए बिकॉज इट वुड बी अंडर आईएसआई। तो मेजर रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। हमारे जो दो सूबे हैं जो कि जो बलूचिस्तान और केपी है, जो सबसे 92% जहां टेररिज्म है उस चीज में एक चीज मुश्तरक है, दे बॉर्डर विद अफगानिस्तान, राइट। और अफगानिस्तान में हम पहली बार गए हैं इस तरह से, जहाँ के पिछली बार नहीं गए। हमने उन्हें कतर में बिठाया, फिर तुर्की और तुर्की 2 में बिठाया, और हमने एक बड़ी मैसेजिंग दे दी है। और ऑफ कोर्स एक बड़ा ऑपरेशन शायद पाकिस्तान करने जा रहा है। I'm giving you a news, yes. क्योंकि देखिए स्ट्रेटेजिक पेशेंस इन पाकिस्तान हैज बीन लॉस्ट। देखिए कब तक हमारे पास दो हैं ऑप्शंस, या तो हमारे जो जवान हैं वो आईडीज में सुसाइड बॉम्बिंग में शहीद हो जाए, या तो जहाँ पे सांप का मुंह है, हेड ऑफ द स्नेक, जो अफगानिस्तान में, मैंने आपको बताया 92% ऑफ टेररिज्म जो है 2 सूबों में है जो अफगानिस्तान से मिलती है। तो आप उनके अंदर जाके आपने मारा, काबुल में आपने अटैक किए, उसके डिफरेंट 21 जगहों पे आपने जो है वो अटैक किए, जिसकी वजह से टेररिज्म कम हुआ। आपने तालिबान को ऑफ कोर्स अंडर ड्यूरेस बिठाया। ऑफ कोर्स फिर आपने देखा कि सुसाइड बॉम्बिंग हो गई इस्लामाबाद में या वाना में। खुदा न खासा अगर होता तो APS 2.0 होता। एब्सोल्युटली राइट। तो यू नो, लेकिन अली मैं आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और आपने जो एक बात की कोऑर्डिनेशन की, वो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन फ्यूचर। लेकिन मैं जरा हारिस साहब से भी जरा इसमें गुफ्तगू करना चाहूंगी। हारिस अजमत माहिर कानून है, उनसे जरा, हारिस अली ने बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें या लेकिन मेरा सवाल, क्योंकि आज की दुनिया सोशल मीडिया की दुनिया है, लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं और उसको मुतनाज़े बना रहे हैं। तरमीम होना, रैंक्स को डिफाइन करना या रीडिफाइन करना, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी ज़ाहिर गुंजाइश मौजूद है, तभी तो हो रहा है ना, ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा। तो आपके दानिश में ये जो सारा मामला है, इसको कितना ज्यादा मुतनाज़े बनाकर पेश किया जा रहा है? क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मकसद ये है कि आप, जैसे अली कह रहे हैं, कि आप सारी चीजों को एक साथ अलाइन करना है और आपने मल्टीपल टास्क पर काम करना है। मैडम देखें, अभी पहले हम लोगों ने बहुत सी जंगों के बारे में सुना कि जी कोई 70s में जंग हुई, कोई 60s में जंग हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम आवर जनरेशन हैज सीन द वॉर फर्स्ट हैंड व्हिच हैज कम टू आवर डोर स्टेप्स। इंडिया के साथ जो हमारी जंग हुई, जो हमारे से 5 से 6 गुना बड़ी आर्मी है, अरबों डॉलर्स का, मोर देन $80 बिलियन का उनका डिफेंस बजट है, एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह were able to beat them hands down and was able to protect the sovereignty of Pakistan. अब जब ये रीसेंट जंग हुई तो इसके बाद हमारे आर्म्ड फोर्सेस को इस बात का पता लगा, और ये हर जंग के बाद there is, even if you win, there is always room for improvement. Absolutely so, right. हमें इस बात का पता लगा कि जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो एक बॉडी के अंदर होनी चाहिए when in times of war. उस वक्त पुराने जमाने में डिसीजन मेकिंग इन वॉर्स वुड इवन इफ वुड टेक टाइम, को फर्क नहीं पड़ता था। अब डिसीजन मेकिंग इज रोबस्ट, इट हैज टू हैव स्प्लिट सेकंड से भी फर्क पड़ता है। ठीक बात। तो इसके लिए ये स्टडीज की गई, ये एडवाइस की गई टू द पार्लियामेंट, टू द गवर्नमेंट कि ये सारी जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस की क़यादत है वो फॉर्मली एक ओहदे के अंडर होनी चाहिए, जिसके ऊपर 2/3 of the parliamentarians have absolutely agreed. The armed forces, that the people with the technical expertise have agreed. और इसके रिजल्ट में हुआ ये है कि हमारा जो मुल्क है वो ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए वो ज्यादा बेहतर हिकमत अमली अपना सकते हैं।
जिस पे मेरी राय ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान का इशू है कि इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा डिबेट होनी भी नहीं चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग जो इल इन्फॉर्म्ड हैं वही सिर्फ बात कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं ना पाकिस्तानियों हारिस, का उनके एक पास पॉइंट से पे एक क्वेश्चन ये भी कंसेंसस है, एक सेकंड हारिस, उसमें ये सवाल भी आप जो कह रहे हैं ना, जिन लोगों को जाहिर है जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो स्पेकुलेशंस ही फैलाएंगे, इसीलिए हम कुछ चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में पेश करना चाहते हैं। आर्मी चीफ का ओहदा है, हमें मालूम है, अब हम उसी रैंक से बोलते हैं। फिर हम ज़ाहिर एक मई वाली जो जंग है वो हम सबको पता है, उसके बाद उनको नवाजा गया एक रैंक से जो कि फील्ड मार्शल का रैंक था। नाउ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का लक़ब मिला है। ये इस्तिलाह आर्मी चीफ, जनरल आर्मी चीफ बोला जाएगा, या किस तरह से इसको अप्रोप्रिएट किया जाएगा, क्योंकि लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको सादा लफ्जों में जानना चाहूंगी। आर्मी चीफ का ओहदा होगा उनके पास, या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहलाएंगे अब वो, जनरल आसिम मुनीर? मैडम फॉर्मली नाउ ही होल्ड्स ऑल दीज, ये सारे ओहदे उनके पास हैं। ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज वेल एज ही इज द फील्ड मार्शल, तो एक उनको टाइटल बिस्टो किया गया है। बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ ही इज अ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसका मतलब एज द नेम सजेस्ट कि जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उसके अंदर आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, कोई और साइबर वॉरफेयर के खिलाफ जो हम जंग लड़ रहे हैं, और बहुत से इदारे हैं जो इनके नीचे हमारे मुल्क को मजबूत बनाने के लिए हैं, उन सब को जो हेड करेंगे वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम करेंगे। अब आप देखिए ना, जब जंगें होती हैं या एवरी डे मैं और आप घर जाके सो जाते हैं, इट इज आवर आर्म्ड फोर्सेस व्हिच आर एट द बॉर्डर्स, जो साइबर वॉरफेयर को भी देख रहे हैं और फिजिकल बॉडीज को भी देख रहे हैं। अगर हमारा सिपा सलार द हेड ऑफ द आर्मी इज स्ट्रांग, और ये जो हमने 4 से 5 टाइम्स छोटे पाकिस्तान ने इंडिया को जो इतनी बुरी तरह इबरतनाक डिफीट की है, इसके मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है। अली, ये जो बात हारिस साहब कह रहे हैं, मैं स्पेकुलेशंस के हवाले से कुछ बात, आपने कहा लोग जो कह रहे हैं हम उस बारे में क्या राय देंगे, हम तो वो बताएंगे जो हो रहा है। रिफ्लेक्शंस क्या नजर आते हैं आपको इसके, इस अपॉइंटमेंट के बाद, इस चेंजेस के बाद? क्योंकि ज़ाहिर जब एक पूरी कमान जनरल आसिम मुनीर के पास है, तो आपको क्या रिफ्लेक्शंस नजर आ रहे हैं, वो सारी चीजें? बिकॉज मैं ये सवाल क्यों कर रही हूँ, हम और आप जब बात करते हैं तो हम बॉर्डर की बात करते हैं, इंडिया का अभी इलेक्शन है और आपको पता है सारी सिचुएशन वहां पे क्या चल रही है, इसका दुनिया के अंदर क्या पर्सपेक्टिव जाएगा और आपके पड़ोस में क्या जाएगा? देखिए, दुनिया के लिए ही बनाया गया। देखिए, फील्ड मार्शल साहब, फील्ड मार्शल इज अ सेरेमोनियल पोस्ट, CDS is an operational strategic post, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज एन ऑपरेशनल थिंग। तो ये जो आपके पास ओहदा दिया गया है कि फील्ड मार्शल की कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज टिल 2030 इसलिए दी गई है कि दुनिया को भी मैसेज दिया जाए दैट पाकिस्तान वांट्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, पाकिस्तान वुड नॉट चेंज इट्स रिलेशनशिप विद strategic partners with the People's Republic of China, Saudi Arabia, United States of America, and we would continue our policy in bringing Pakistan to the economic front. So we are talking about geopolitics and geoeconomics. देखिए, जितनी जो हमने फॉरेन पॉलिसी की अभी लेवरेजेस और जीत की है, उसकी ट्रांजिशन होनी है इकोनॉमिक लेवरेजेस के लिए, ताकि आम पाकिस्तानियों की तरफ जाए, और ये पिछले 2 से 3 साल में आपको नजर आएगी। तो उसके लिए आपको कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लोग कहेंगे नहीं, ये तो सिविलियन क़यादत भी ला सकती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज सिक्योरिटी। बलूचिस्तान, KP, the idea is, I think Ali, I'm sorry आपको मैं ऐसे कह रही हूँ, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाने से पहले फिर आके इसको डिस्कस करते हैं। आप देखिए, इस्लामाबाद तक पहुंच गए ना, और TTP आपको कराची में नहीं मिली? TTP के स्लीपर सेल्स हब्स कराची में नहीं थे क्या? उनको नूर वली मसूद ऑपरेटेड फ्रॉम कराची जी, ही स्टडीड इन कराची। तो मसला ये है कि ये जो आपने देखा कि ये डिप्लोमेट्स ने लीड नहीं किया टर्की में, तो व्हाट डज पाकिस्तान सी इन तुर्की? इज पाकिस्तान सीज तुर्की में जो अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, नॉट अ डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न अब इस वक्त पाकिस्तान के दुनिया भर में जितना उठा रहा है अपने मुल्क के हवाले से, वो दुनिया पर यहाँ तो हैं, लेकिन अब कुछ चीजें सबूतों के साथ भी आ रही हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद जरा मुझे ये बात करनी है कि चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, या KP हो, या बलूचिस्तान हो, वहां पर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली जो
चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, उनको भी कोऑर्डिनेशन में आना होगा। कुछ चीजें हसास हैं, तो वो कैसे होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और यहाँ गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं उसके हवाले से बात हो रही है, और फिर जाहिर है अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं माजी करीब के भी और मुस्तकबिल के, उस पर ज़रा राय ले रहे हैं। अली चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि अभी आपने बात की कि हमारे जो मुल्क के दाखिली हालात हैं उसकी भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस रखती है, और हम उसी को देखते हुए बाकी सारे ऑपरेशंस की तरफ शायद जाएंगे। उसमें बुनियादी किरदार सूबों का होगा। क्या आपको लगता है कि वो कोऑर्डिनेशन, बिलखुसूस KPK का मैं नाम लेना चाहूंगी, जहां के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बहुत रिलक्टेंट हैं फॉर दैट काइंड ऑफ एन ऑपरेशंस, इवन दो आपने उनके स्टेटमेंट्स भी सुने होंगे, मैं उसको कोट नहीं करना चाहती। फिर आप बलूचिस्तान के अंदर भी देखें, आप क्या समझते हैं कि कितना ईजी होगा हमें उन टारगेट को अचीव करना जो कि अफगान अबूरी तालिबान की सरपरस्ती में या उनसे ओझल होकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं? देखिए, इंटरनल स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी तो हमारी फौज कर लेगी। अफगानिस्तान में वी आर ऑपरेटिंग इंडिया के साथ। इट बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि अगर हम रोक भी देते हैं, ये जो किस किस्म का नैरेटिव जो KP से आ रहा है, जहाँ पे उनका जो चीफ मिनिस्टर है सुहेल आफरीदी, वो किसी, हम देखते हैं हमारे फौजी जवान के जनाजे पे नहीं खड़ा हो रहा, अपने ही शुड हैव बीन इन वाना। अगर APS-2 हो जाता तो वहां पे जाके सॉलिडारिटी शो करें। आप यू टॉक अबाउट पश्तून ब्लड, DSP साहब को यहाँ पे शहीद किया गया, आप उनके घर जाके जनाजों में खड़े हो यार, व्हाट काइंड ऑफ पश्तून आर यू? तो डू नॉट टॉक अबाउट पश्तून नेशनलिज्म और एनीथिंग इन दैट, यू बिकम अ रेसिस्ट पर्सन इफ आई वुड से, और जो आपका नैरेटिव है इज फर्दर कंफ्यूजिंग। अब आप आप इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, फ्यूजन सेंटर्स बनाने की बात कर रहे हैं। द कैपेसिटी ऑफ KP, ऑफ कोर्स वहाँ पे यू हैव अ ब्रिलियंट पुलिस IG जुल्फिकार, एंड ऑफ कोर्स जो आपका CM है इज लेटिंग द होल नैरेटिव डाउन। उनका स्टेटमेंट जो है वो अगवान उठा के कह रहा है कि यार लुक एट व्हाट आपका चीफ मिनिस्टर कह रहा है। तो आई पर्सनली बिलीव कि स्टेट शुड नॉट टॉलरेट इट। और जी, और इस तरह आप नहीं चला सकते। आपको वर्ष और देखिए, इसका सबसे ज्यादा फायदा अफगानिस्तान में जाके मारने का किसे होना है? KP को होना है। मेरी एक स्टडी हमने करी कि अगर ये हम 82% रिडक्शन कर देते हैं अटैक्स इनटू, और जो हो जाएगी 1-2 साल में, 8 से 10 बिलियन डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आएगी KP में, 1.2 मिलियन जॉब्स आएंगी। तो वेयर डू यू वांट टू स्टैंड, अगेंस्ट द डेवलपमेंट और फॉर द डेवलपमेंट? असल में मैं वो इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन हम शायद ये कहते रहे ना कि गुड तालिबान, बैड तालिबान। गुड तालिबान कौन से थे वो आज तक सामने नहीं आया, और बैड तालिबान तो हमेशा ही हमारे सामने आते रहे, जिन्होंने हमारे साथ आज तक दहशतगर्दी की कार्रवाइयां रवा रखी हुई हैं। All Taliban are bad Taliban. That should have been a policy. And that's a clear message. अब आप देख लेना। अगर अब नहीं समझे तो फिर कब समझेंगे? और एक और भी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। हारिस, मैं जरा 1-2 सवाल जल्दी जल्दी आपसे पूछना चाहूंगी। हारिस, ये बता दें कि ये जो ओहदा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, ये दुनिया भर, मतलब मैंने तो सुना और पढ़ा है, आप भी जरा हमारे लोगों को बताएं ताकि इनको इत्मीनान हो। दुनिया भर में ये ओहदे मौजूद होते हैं, हमारे यहाँ ही हर चीज को मुतनाज़े बनाने की एक जंग जारी रहती है। हारिस जी मैडम, बिल्कुल, बहुत से ममालिक के अंदर ये है, और ये स्टडीज के बाद ये रिसर्च आई है कि यूनिटी ऑफ कमांड होने के लिए, आर्मीज के अंदर डिसिप्लिन बेहतर होने के लिए डिफेंस फोर्सेस को इन द टाइम्स ऑफ वॉर अटैक में बेहतर कोहेजन होने के लिए ये होने ही एक बंदे के पास चाहिए। उस टाइम अगर डिसीजन मेकिंग के अंदर 3 या 4 एक और सवाल पैदा हो रहा है ना, कह रहे हैं कि देखिए 5 साल का ये दौर होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। इस ओहदे में एक्सटेंशन के ऊपर बड़ी बात हो रही है, 30th आई थिंक तक तो ये जाएगा, 2030 तक जाएगा। इसके बाद एक्सटेंशन वाले मामले में कितना सर्विस की एक्सटेंशन होगी, या वो गवर्नमेंट जितना चाहेगी कि 1 साल की एक्सटेंशन दे, 2 साल की दे, तो उस पर मुनहसर होगा?
देखिए मैडम, जब जिस दिन से ये नोटिफिकेशन आएगा, जी इट इज द लॉ, चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो या कोई और हो, whoever takes this position of the chief of defense forces, he will have 5 years from that date. जी वो तो So ठीक है अगर जनरल साहब, फील्ड मार्शल साहब 2025 में लेते हैं तो he will have a tenure in my opinion till 2030. जी उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट समझती है कि हमें कोई कुछ एक एक्सटेंशन देने की जरूरत है, दैट इज द टाइम व्हिच वी विल थिंक इन 2030. वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है ना, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज ऑफ एक्सटेंशन. ठीक बात है, ठीक. हारिस, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. अच्छा अली, मैं एक दो चीजें और आपसे पूछना चाहती हूँ. एक तो ये फरमाइएगा कि जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, अफगानिस्तान को क्योंकि हमें डिस्कस करना पड़ेगा वेदर वी लाइक इट और नॉट, लेकिन उनके पास तो कोई इस तरह का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है. हम अभी तक जितने भी मुज़ाकराती अमल में गए, हमने वो डॉसियर्स भी पेश किए, वो सबूत भी पेश किए, वो चीज़ें उनको बताई हैं, लेकिन एक चीज़ में रिलक्टेंट है अफगानिस्तान, वो लिख के देने को तैयार नहीं है. वो जो तालिबान वाला फैक्टर है, क्या उसको एज एन फैसिलिटेटर वो यूज़ कर रहा है अगेंस्ट द पाकिस्तान, या इसके पीछे कुछ और आपको मुहर्रिकात? दोनों है. देखिए, देयर इज एन इनकैपेसिटी प्रॉब्लम, जो कि हम समझते हैं कि तालिबान का पूरा कंट्रोल नहीं है टीटीपी पे. ठीक है. बट एट द सेम टाइम उनका एक दूसरा फैक्शन टीटीपी को एज अ प्रॉक्सी अगेंस्ट पाकिस्तान यूज कर रहा है. और ऑफ कोर्स इसमें हिंदुस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है अफगान तालिबान. टू मी देखिए, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगान तालिबान को, और तालिबान जो है वो टीटीपी को हमारे खिलाफ यूज कर रही है. ये चेन है. और फिर दूसरी, आप तीनों के कमेंट्स देखिए. फॉरेन मिनिस्टर जो है अफगानिस्तान का गया दिल्ली में, और वहाँ पे उसने कहा कि कश्मीर इंटरनल प्रॉब्लम है, इंडियन मुसलमान इंटरनल प्रॉब्लम है. वापस गए, उन्होंने कहा कि काबुल रिवर पे डैम बनाएंगे, जैसे उन्होंने वो रोका, और फिर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा हम हेल्प करेंगे. सो दिस इज ऑल हैपनिंग राइट नाउ. अगर I think the state of Pakistan understands this, what has happened, और बिल्कुल हमारी सही पॉलिसी है. हम और ये मैं आपको बताता चलूँ, कुछ दिनों तक लोगों को मेरा तज्जिया है कि ये कुछ ऐसे होने जा रहा है कि हम मारेंगे, फिर बात करेंगे 20% कौन मारेगा? अरे हम लोग जाके अंदर मारेंगे टेररिस्ट को, और ऑफ कोर्स उनसे बात करेंगे, फिर उन्हें मारेंगे, फिर बात करेंगे, और फिर हम अपनी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे और बात करते रहेंगे. लेकिन एक मिनट अली, जो इनकी तारीख रही है बात करने की, ये तो हर बात से मुकर जाते हैं. जितने मुआहदे हुए हैं अफगानिस्तान के, इवन दो अमेरिका के साथ जो लास्ट इनके नेगोशिएशंस हुए हैं, उसमें भी ये लोग कहाँ पूरे उतरे, हमने तो नहीं देखा. इनकी तो तारीख ऐसी नहीं है अफगानियों तो बस फिर खत्म हो जाएंगे. देखिए, पॉइंट इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज. लेकिन अली, फिर आप देखें, लोग मुझे कहेंगे आप सुन रही हैं और क्वेश्चन नहीं कर रही. दैट्स नॉट एन इजी थिंग ना. अरे भाई, वो कब जीते, वो जीते कब हैं? देखें, अगर वो कहें कि उन्होंने ब्रिटिश ने, देखो, अगर उनकी सपोर्ट में इंडिया है अली जी, अगर उनकी सपोर्ट में इंडिया है, इंडिया के पीछे कौन है? इंडिया के पीछे इजराइल है. और इजराइल के पीछे कौन है? अमेरिका, अगर आप कहें. इन अदर वे, चले, अभी जो ब्लॉक में वो रशिया में घुसने की भी कोशिश कर रहा है, जिस तरह से उसके बड़े अच्छे नैक्सेस हो गए, आपको लगता है कि इन सोलो कैपेसिटी अफगानिस्तान तो कुछ भी नहीं कर रहा ना? मेरा कहने का आपको ये मकसद है, काउंटर देने का ये मकसद है? नहीं, तो अगर सोलो कैपेसिटी नहीं कर रहा तो हमें भी एक लो इंटेंसिटी वॉर के लिए हम तैयार हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा. देखिए, पाकिस्तान हैज़ अग्रीड टू वन थिंग एज अ पॉलिसी, दो चीज़ें, कि हम जो है प्रॉक्सी का जवाब अब कन्वेंशनल फोर्सेस से देंगे. हम किसी प्रॉक्सी नहीं बनाएंगे, और पाकिस्तान आर्मी वुड बी द बिगेस्ट प्रॉक्सी. नाउ दे विल फाइट अ वॉर और जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट्स किए वो ख़त्म. दूसरी, और हमने देख लिया ईरान ने प्रॉक्सी के तहत लड़ा और उसके नुकसान हुआ, तो हमने अंडरस्टैंडिंग ली कि कन्वेंशनल रेगुलर आर्मी ही ये जंग जीत सकती है. और जिस तरह हम जवाब दे रहे हैं, लॉन्ग आर्म आपकी टैक्टिक्स हैं, ड्रोन जाके अटैक करेंगे. और एक जो मिथ है कि अफगानिस्तान कभी फतह नहीं हुआ, हम फतह भी नहीं करने जा रहे. हम अपना डिफेंस करेंगे बाय बीइंग इन पाकिस्तान. बट मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, चाहे वो कहीं भी होगा, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान वुड गो देयर एंड किल इट. अ लाइफ ऑफ वन पाकिस्तानी इज इक्वल टू 100 अफगान्स. आप सुसाइड बम्बर भेजोगे, आपको 2 दिन लगेंगे, 200 अटैक्स होंगे अंदर. दिस इज द स्टेट विच वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज अ स्टेट, जब भी आप CDS की बात करें, दिस फॉर हेवन सेक्स वी हैव फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम सो प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी आफ्टर ऑल दोज इयर्स. और आप देखिए कि फर्स्ट टाइम हमारे स्टेट में ने जाके हिंदुस्तान को जो है वो हिंदुस्तान के अंदर मारा.
अफगानिस्तान को मारा, और भी जो हमारी और दुनिया में आपकी एक इमेज बिल्डिंग हुई है और ये इसी टेन्योर्स में हुई है, ये आई मस्ट से। और अली एक ब्रेक शामिल कर ले, ब्रेक से वापस आते हैं। अली जो बातें कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसको करेंगे, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात है, क्योंकि ज़मीनी हकाइक के ये रिफ्लेक्शंस हैं। अगर अफगानिस्तान जिस तरह की वॉर हम पर मुसल्लत करना चाहता है, जैसे अली कह रहे हैं कि अगर वहां से वो टेररिस्ट रवाना करेंगे तो फिर अपने अंजाम के लिए वो भी तैयार रहें, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, एबिलिटी भी है और फोर्स भी है। लेकिन क्या दुनिया के साथ जो हमारी इंगेजमेंट है उस पर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा या नहीं? इस ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। गुफ्तगू ये हो रही है कि हमारे पास जाहिर है, हमें मालूम है कि दहशतगर्दी के जो मामला चल रहे हैं उसमें मगरबी बॉर्डर भी हमारे सामने है और मशरकी बॉर्डर भी है। लेकिन क्या हम अली ये कह सकते हैं, एक जानब तो ज़ाहिर है हम अफगानिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप समझते हैं कि अगर ये दोनों फ्रंट ओपन होते हैं सो हाउ वी कोप अप? मिलिटरीली तो हमारे लिए अफगानिस्तान फ्रंट नहीं है। पाकिस्तान वांट्स it could go and bomb the hell out of Kabul and we could do it. We don't want to do it. See, we are a responsible nuclear state. तो मगर प्रॉब्लम ये है कि वो जो अफगान है, नस्ल परस्त अफगान है, मैं कहता हूँ सिर्फ इसमें वो एलिमेंट भी लें, वो नेगोशिएशंस को कमज़ोरी समझ रहा है। तो you know we have to kill more and talk less there and policies there. So we don't see Afghanistan as a front at all. Yes, they've been used by Indians. और इंडिया को तो पता चल गया जी मई में कि उनके साथ क्या था। एक बहुत अच्छी है कि अपेयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। तो देखिए, तो हम अपने आप को हमेशा ही कमज़ोर कहते हैं। जब वक्त आएगा सब पता चल जाएगा। और देखिए, अभी जो सिंदूर 2.0 की बेहुदा बातें हो रही हैं, वी आर रेडी, बट यू नो ये होगा या नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 4-5 साल तक। मैं आपको बताती हूँ जी, लाल किला पर अटैक हुआ, अभी हुआ है, पिछले 4 दिन पहले हुआ है, आई बिलीव ट्यूसडे आई बिलीव हुआ है। आज दिन तक आप सिर्फ मॉनिटर करें, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे आज तक हो, चाहे उनके सो कॉल यूट्यूबर्स हो, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर जिस तरह मुसलमानों को निकाल कर, डॉक्टर्स हैं, पीएचडीज हैं, उनके ऊपर उन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमे भी बना दिए, उनको गिरफ्तारियां भी डाल रहे हैं। एंड मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं होगी अली कि कल वो ये कह दें कि ये पाकिस्तान से सारे जुड़े थे, और आई एम सॉरी बट आई एम यूजिंग द वर्ड, वो कहेंगे आईएसआई ने इनको भेजा था और वहां पे उन्होंने लगा के रखा था। सो वो जो सिंदूर 2.2 समथिंग करने चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता वो करने के लिए इंतजार क्या था? बस वो हो रहा है उनका, तो अब मुझे तो लगता है किसी भी दिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल वॉर फॉट ऑन मीडिया। देखिए, इंडिया अगर हमला कर सकता तो वो सीज फायर पे नहीं जाता, राइट, उस वक्त मई में, और अभी भी कर सकता थे। दे नो दैट कैपेसिटी। और देखिए, पाकिस्तान ने उसके बाद रॉकेट फोर्स इंडक्ट की है, तो अब यू एडेड मोर लेयर्स टू योर डिफेंस। उसके बाद पाक सऊदीया डिफेंस, तो एवरीथिंग जो हम आगे जा रहे हैं वो इंडिया के लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है हमला करना। ऑफ कोर्स अभी उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज है जो हमने यूज भी नहीं की। देखिए, 36 इंडियन सिटीज पे हमारे ड्रोन्स उड़े थे, मैं आपको बता रहा हूँ, 36 इंडियन सिटीज पे, राइट, जो हमारे ड्रोन्स अभी मई में जो जंग ली थी, 36 इंडियन सिटीज पे हमारे ड्रोन्स थे। तो लाल किला के भी करीब था बाय द वे। तो मसला ये था, तो हमने पोस्चरिंग की। आप तो और हमें डरा के ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें बता गए, इतना तो हमें पता भी नहीं था जितना और एक हमारे फील्ड मार्शल साहब ने एक और भी चीज कही थी कि यू नो इस बार जो एक साहब हैं जिनकी भुज में कोई बड़ी रिफाइनरी है और चीज़ें, जो मेरे ख्याल से अभी नरेंद्र मोदी साहब के बड़े फाइनेंसर भी हैं, कुछ उनकी भी चीज़ों पे अगर कुछ हो जाए तो देखिए, अंबानी के जितने भी एसेट्स हैं वो तो वैसे ही नीचे जा रहे हैं, क्रश कर गई है मार्केट। और मैं तो बहुत खुश हूं कि नरेंद्र मोदी अगला इलेक्शन भी जीते, नहीं तो अच्छा होगा। नहीं और बिहार में बिहार जीत गया ना उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हमने महागठबंधन जो है उसको खत्म किया है, विच मींस के वो अपने वो सिंदूर 2 वाली जो प्रपोर्शन है उसको वो कह रहे हैं कि हम दोबारा एंडोर्स करने के काबिल हो जाएंगे। हाँ, सिंदूर 2 इंडियन मुसलमान के लिए है, याद रखिएगा, ना कि पाकिस्तान के लिए, उसके इस्तेलाह ये ले। लेकिन देखिए, इतनी क्लैरिटी आ चुकी है एक पाकिस्तानी के पास कि अगर कोई यहाँ सोचता था कि पाकिस्तान गलत बने, मैं आइडियोलॉजिकल उसकी बात कर रहा हूँ, मोदी के आने से वो हो गया कि कितना ज़रूरी था पाकिस्तान बनना। कि जो हम मुसलमान ब्रदर का चूरन बेचते थे और उम्मा का चूरन, कितना अच्छा हुआ अफगानिस्तान के साथ ये हो के हमें पता चल गया कि तालिबान कौन है। तो असलियतें जो हमारे दुश्मन की थी, जो हम सब अपने आप पे
शक करने लगे थे, वो देयर इज एब्सोल्यूट स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी in the military, in politics, and to the people of Pakistan. And two nation theory पर तो हमें पता है फील्ड मार्शल का जो बयान था उसी ने तो उनको आग लगाई थी, वो परेशान ही हो गए थे कि क्या बात कह दी है जो हक पर और सच तो पर। बांग्लादेश स्टैंड्स विद अस टुडे। हम लोग अभी अब देखिए कि किस तरह से उनके आज इंडियन एम्बेसी ढाका में बंद है। श्रीलंकन टीम आपके मुल्क में आके खेल रही है, ये आपके लिए एजाज की बात है और वो इस पर परेशान उनका होना बनता है। आपकी इजाजत से हसन खान साहब से भी कुछ सवालात हो जाए। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा हसन खान साहब, ये दहशतगर्दी वाला मामला है, इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है ये सारा मामला। हम अफगानिस्तान अगर एंगल पर देखें तो बातचीत के डेडलॉक में सारा जो मलबा या कह ले जो पूरी तरह से जिम्मेदारी थी वो अफगानिस्तान की थी, वो पूरी नहीं हुई है। अब क्या आगे पेशरफ देख रहे हैं आप हसन खान साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह आपने कहा कि एक तो इस्लामाबाद खुद हम समझते हैं कि एक महफूज शहर है और जिस दिन ये वाकया हुआ उसी दिन इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी जारी थी, स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस थी और साथ ही जस्ट मीटर्स अवे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी हो रहा था। तो डेफिनेटली उस दिन तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी थी और सर्वेलेंस भी ज़्यादा था, लेकिन बदकिस्मती से वो हमला हम ना रोक सके और इसकी वजह से स्पेशली एक साइड पे तो वाना में कैडेट कॉलेज में ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ पे दहशतगर्द घुस गए थे। लेकिन साथ ही जब ये हो गया तो आपको पता है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वो उठानी पड़ी। लेकिन थैंक्स टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज और CTD और पुलिस की जो कार्रवाइयाँ थी, वो गैंग जो था उसको बस्ट किया गया है, उसको अरेस्ट किया गया है और जिस तरह आपने कहा कि इतराफी बयान भी आया है कि किस तरह अफगानिस्तान से उसके हैंडलर्स जो थे मैनेज कर रहे थे और किस तरह भेजा था इस सुसाइड बॉम्बर्स को और फैसिलिटेशन किस तरह हो गई थी। लेकिन यह है कि जहां तक अफगान तालिबान के साथ और TTP के जो मराकज़ है, वो तो आज आपने फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट भी देखा होगा कि पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है और वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और ये बड़ी मज़ाक़खेज़ बात है कि जब हम तालिबान से बात करते हैं तो एक साइड पे तो वो ये क्लेम करते हैं कि पूरे अफगानिस्तान पर उनकी हुकूमत है और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से जो उनकी हुकूमतदारी में ना हो। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्द नेटवर्क्स जो है वो पड़ोसी मुल्कों और खासकर पाकिस्तान में कार्रवाइयां। हसन साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अफगान तालिबान के हवाले से आपने कहा ना कि वो कह रहे पूरे मुल्क में उनकी हुकूमत है, तो फिर TTP को रोकने में क्यों नाकाम हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो दिलचस्पी नहीं रखते TTP को रोकने में या कुछ और है इसका मामला? ये बात मुसलसल बुनियादों पे कही जा रही है और पाकिस्तान ने जाहिर है अपने डायलॉग के दौरान भी ये कही थी कि आप इनको रोकें। देखिए, अफगान तालिबान तो इसी हवाले से कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो शुरू ही से यही कहते चले आ रहे हैं कि ये TTP और TTA जो है ये एक ही लोग हैं, इनकी एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही पर्पस है उनका, एक ही मोडस ऑपरेंडी है, एक इकट्ठे जो है 20 साल से ये लड़ते आ रहे हैं, कभी उसी साइड पे कभी इसी साइड पे। तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इसी हवाले से तालिबान कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि लेट्स से अगर वो कोई मुआहिदा कर भी ले तो तालिबान की ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, वो मुआहिदे से फायदा तो उठाते हैं, अगर अमेरिका के साथ हुआ है या दीगर मुल्कों के साथ हुआ है, लेकिन मुआहिदा वो पूरा बिल्कुल नहीं करते। अभी दोहा मुआहिदे में जितने शकें थी उनमें से एक शक पे भी उन लोगों ने अमल नहीं किया है। लेकिन उनके जो डिमांड्स थे कि 5000 जो उनके फाइटर। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा अली से लास्टली कुछ चीजों पर बात कर लूं। अली, एक चीज तो अफगानिस्तान के हवाले से का मामला बंदिश का है, इस पर ज्यादा परेशान किसको होने की जरूरत है? वो लोग परेशान हो चुके हैं। देखिए, उनकी एक्सपोर्ट हमारी 70% है, हमें कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। और मैं कहता हूँ ये जो नॉन काइनेटिक मीन्स हैं ये हमें बढ़ाने चाहिए, उनका फाइबर काटना चाहिए। देखिए, दूसरा आता है और ये हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप $2-2.5 बिलियन की जो स्मगलिंग है जो हमारे मुल्क से होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉर्डर एरियाज़ में महंगाई है, ये ख़त्म होगी। इसे फॉर्मलाइज इवेंचुअली होना है, लेकिन हम एक प्रोसेस के थ्रू करेंगे। द स्टेट हैज़ डिसाइडेड कि नॉन काइनेटिक एंड काइनेटिक मीन्स ये इन पे प्रेशर रहेगा जब तक दहशतगर्दी रहेगी।
अब उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। मुल्ला बारदर ने एक स्टेटमेंट दिया कि जी पाकिस्तान के बजाय उन्होंने हाथ उठा दिए, मतलब इसका मतलब ये था हाथ उठा दिए कि वो मेरे पास कंप्लेन लेके ना आए, आप जो है ऑल्टरनेट रूट देते हैं। अच्छा, और चाबहार पे मैं आपको एक बता दूं, अगर वो रूट लेते हैं 40% मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मिलेंगी। तो दिस इज अ, आप ये नॉन काइनेटिक मीन ट्रेड को हल्का ना लीजिए। अफगानिस्तान द रिजीम वुड इम्प्लोड इन अ ईयर अगर ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस रही पाकिस्तान की तरफ। वेल थैंक यू अली, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए और हमें बेहतरीन तरीके से तज्जिया दिया। हसन खान आपका भी बेहद शुक्रिया। हारिस अजमत आपका भी। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।